बहुत लोगों के सवाल है किन शेयरों में पैसे लगाए जाएं, कुछ सस्ते शेयर बताइए, सस्ते शेयर बताइए। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ एक 8, 10, 12, 15 शेयर ऐसे शेयरों पे बात की जाए जो कि आप लोगों के पोर्टफोलियो का हिस्सा भी हैं। काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के आते हैं और उस पर जो है हम एक मुश्त जो है एक साथ सारे शेयरों पे बातचीत कर ले जो कि 100 रुपये से सस्ते हैं। तो सारे शेयरों पे तो नहीं हो सकती, पर हाँ 10, 12, 15 शेयर हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिस पर की बात हम आज करना चाहेंगे। एक एक करके उन कंपनियों पे बात करेंगे और 100 रुपये से सस्ते शेयर कौन से अच्छे हैं इस पर हम अरुण जी से राय भी लेंगे। तो सबसे पहले अरुण सर आपसे साथ शुरुआत करना चाहेंगे और आज की पहली कंपनी जो कि इस सेगमेंट के लिए हमने आइडेंटिफाई की है वो है यस बैंक। यस बैंक पे आपका रुख जानना चाहेंगे कि अभी यस बैंक पे क्या करना चाहिए। बहुत लोग सस्ते होने की वजह से काफ़ी पोजीशन लोग लेकर के बैठे हुए हैं कि यहाँ पर रिकवरी आएगी, तेज़ी आएगी। आपकी सलाह क्या रहेगी? 16-17 रुपये के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ, क्या करंट भाव पे पैसे लगाने चाहिए? जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं क्या उनको एग्जिट करना चाहिए या बने रहना चाहिए? विपुल जी, सबसे पहले बात यह है जी कि ये एक बड़े स्वीट स्पॉट इसका भाव है। 16 से 20 रुपए के रेंज में घूमता है, लेकिन शेयर पिछले 12 महीने से लगातार नीचे के तरफ ट्रेंड कर रहा है। अब एवरेजेस के नीचे चल रहा है और शेयर में कहीं एक अप ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा। जो बढ़ता है वो पिछले गिरावट से, जो कहते हैं ना, 25 से 40% बढ़ता है और फिर गिर जाता है। इसमें निवेश करने की इस भाव पर भी सलाह नहीं रहेगी, लेकिन इस शेयर में मोमेंटम ट्रेडिंग अक्सर की जाती है लोगों से, क्योंकि शेयर की वैल्यू कम है और इसमें लार्ज ट्रेडेड वॉल्यूम है। तो जिसे कहते हैं ना 25,000, 50,000, 1 लाख शेयर की लोग बाग एक कलम ट्रेड करके 4 आना 8 आना अगर नफा मिलता है तो वो लेकर निकल जाते हैं। बिल्कुल। इसके कारण ये शेयर में मेरे ख्याल से निवेश के हिसाब से फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए यस बैंक को। जिनके पास है सर, वेट करें या फिर लॉस बुक करें या जो भी स्थिति है? सर, कहीं ना कहीं निकलने का मौका देखना चाहिए, क्योंकि लॉस बुक करने से कुछ होता नहीं है और अगर ये शेयर चलता नहीं है तो और कहीं जाना भी ज्यादा उचित होगा। तो कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस रखिए और अगर वो आ जाता है तो फिर निकलिए। आगे भी तो कुछ देखना होगा। बिल्कुल सर, आगे देखना होगा। इसके बाद आते हैं सर यूको बैंक पे। यूको बैंक एक और ऐसा शेयर है जिसमें कि फंडामेंटली ऐसी कोई ढूंढने पे बहुत बड़ी कमी नहीं दिखाई दे रही है, रिजल्ट भी ठीक रहे हैं, लेकिन अभी जो है ये इस बात का शिकार है कि ये मिड कैप बैंकिंग का हिस्सा है। 35 रुपये का शेयर है। क्या ये आपको यहाँ पे संभावना दिखाई दे रही है? क्या भविष्य में इस पे दांव लगाया जा सकता है? अभी 35 रुपये का शेयर आगे चल के 50 रुपये, 100 रुपये ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बहुत लोग के सवाल रहते हैं। आप उनको क्या उत्तर देना चाहेंगे? पिछले 1 महीने में 1-2% का निगेटिव रिटर्न रहा है, रिकवरी यहाँ है नहीं। आपकी टिप्पणी? विपुल जी, ये शेयर भी एवरेजेस के नीचे दबा हुआ है। रिकवरी में काफी समय लग सकता है। हो सकता है जब पीएसयू बैंकिंग में एक रिवाइवल आए नतीजों के बाद, तो ये शेयर में भी रुचि और दिलचस्पी आए, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन चार्टिकली या टेक्निकली जैसे कहते हैं, इसमें कोई रुझान नहीं मिल रहा कि इसमें मूवमेंट आ सकता है। चलिए, तो यूको बैंक भी अवॉइड की लिस्ट में होगा। यूको बैंक भी अवॉइड की लिस्ट में आप डाल दीजिए। तीसरी कंपनी लेकर के आते हैं जिस पर कि आज बड़ी खबर भी रही है पहले, लेकिन उससे पहले ओला इलेक्ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, उस पर बाद में आएंगे। ओला इलेक्ट्रिक सर, आज भी बहुत सारे सवाल थे, मैंने सोचा कि इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जब खबर आएगी, क्योंकि इसको डिस्कशन में लाना ही था। बड़ी चर्चा में रहा लिस्टिंग जब हुई थी, उसके बाद भी काफ़ी रफ्तार रही, लेकिन मैनेजमेंट के कुछ एक बयान, फिर बहुत सारी निगेटिव खबरें काफ़ी हावी होती हुई दिखाई दी, नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे, बहुत सारे निगेटिव फैक्टर रहे, ऊपर से बाजार ख़राब।
ये सब मिल करके ओला इलेक्ट्रिक की काफ़ी बुरी स्थिति हो गई है। अब 52-67 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या रिकवरी आएगी इसमें? और जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं 100 रुपये के ऊपर, 90 रुपये के ऊपर, उन्हें क्या करना चाहिए? कहाँ एग्जिट लें, क्योंकि वो बेच भी नहीं पा रहे हैं? विपुल जी, इस कंपनी के बारे में दो चीज सभी दर्शकों को ध्यान में रखनी चाहिए। एक, ये कंपनी एक डिसरप्टर के तौर पर मौजूद है। ये जब अनाउंसमेंट लेकर आई और इसका ईवी स्कूटर आया, तो अभी तक जो इस धंधे में लोग बाग थे वो चाइना से कुछ इंपोर्ट करके असेंबली करके बेचते थे। ये एक पहला प्लेयर आया जो इसको असेंबली करता था, लेकिन खुद बनाकर असेंबल करता था, और उसके साथ साथ इसने खुद की इलेक्ट्रिक की बैटरी, जो ईवी स्कूटर की जान होती है, वो भी बनाई है। इस क्वार्टर में जो कल से शुरू हो रहा है, इसके स्कूटर या ईवी जिसे कहते हैं, इसके खुद के बैटरी के साथ लॉन्च हो जाएंगे, जिससे कि कंपनी को काफी पॉजिटिविटी और इंप्रूवमेंट इन बैलेंस शीट देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से कंपनी के जो विवादित स्टेटमेंट्स आते हैं या जो चीजें सुनने को मिलती है, अगर उनको साइड में रखकर आप बात करें तो कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है। ये एक तरह से लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, अपने क्षेत्र में है, और आज के दिन मार्केट लीडर है। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसके पास है। तो मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में आपको इस कंपनी का एक टर्न अराउंड देखने को मिलेगा, जब 2-3 इवेंट हो जाएंगे। एक, ये बैटरी सप्लाई करने लगेगा अपने ईवी में। दूसरा, जो इसकी मोटरसाइकिल है उसकी डिलीवरी भी और उसका रिस्पॉन्स की मार्केट को कैसा लगा वो मालूम पड़ेगा। और ये ध्यान में रखिए कि आज के दिन मोटरसाइकिल और स्कूटर, उसमें मोटरसाइकिल एक डोमिनेटिंग सेक्टर होता है, पैसे भी उसमें बनते हैं, और उसकी जो कीमत होती है पर व्हीकल वो स्कूटर से बहुत ज्यादा होती है। तो इसके अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा। और अगर ये जो पहला व्यक्ति रहेगा जो ईवी में मोटरसाइकिल लेकर आ रहा है, और अगर इसका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, खुद की बैटरी आ गई, तो बड़ा इम्पैक्ट पॉजिटिव इस कंपनी पर पड़ सकता है। अगर आप पूछें कि क्या इसमें निवेश करना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखकर निवेश कीजिए, और आप ये समझिए कि 3 से 6 महीने की अवधि में अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता और शेयर ऊपर बढ़ जाता है, तो आप आपकी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो मतलब कल अगर खरीदना हो तो खरीद लें ओला इलेक्ट्रिक 50 के आसपास। एक स्टॉप लॉस अगर रखें तो कितना रख लें सर? 3 से 6 महीने में जो ट्रिगर। सर इसका जो लो बना है, एक सेकेंड, इसका जो 46 रुपए 30 पैसे का कुछ लो बना है जी, मेरे ख्याल से 45 रुपए का लो का एक स्टॉप लॉस रखे 10% का, और उसको लेकर ट्रेड करें। 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके आप ओला इलेक्ट्रिक को खरीद करके चल सकते हैं। और यहाँ पर 3 से 6 महीने में अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो फिर और भी ऐड किया जा सकता है। तो अभी के लिए यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक पे इस भाव पर जो ऊपर से गिरा है, अरुण जी को ये आकर्षक लग रहा है। चलिए, तो ओला इलेक्ट्रिक पे एक बाय की रिकमेंडेशन यहाँ पर आ गई है। अगली कंपनी जो है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं, वो है सर वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया पे जो है खबर भी है, पहले तो ज़रा खबर स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और अब सरकार इसमें बड़ी हिस्सेदार जो है वो बनने जा रही है। वोडाफोन आइडिया में कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी में स्टेक बढ़ाने को सरकार की अब मंजूरी मिल गई है और इक्विटी अपनी जो है वो बढ़ाने जा रही है
गवर्नमेंट और यहाँ पर करीब 37,000 करोड़ 36,950 करोड़ रुपए इक्विटी में बदलेगी। स्पेक्ट्रम नीलामी का जो बकाया रकम है उसको जो है वो इक्विटी में बदल लेगी सरकार। तो गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पर अब हो जाएगा करीब 49% के आसपास। 3,695 करोड़ की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो है 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर अलॉट करेगी कंपनी। और अब यहाँ पर सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 49% हो जाएगी, जो कि पहले 22.60% थी। और प्रमोटर बिरला की जो बिरला समूह है उसकी हिस्सेदारी करीब 24% के आसपास हो जाएगी शायद। और बाकी अगर जो हिस्सा है वो वोडाफोन ग्रुप के पास रहेगा, उनके पास ही जो है ऑपरेशनल कंट्रोल भी रहेगा। सर, एक बड़ी राहत कर्ज में डूबी वोडाफोन के लिए इसे इसे राहत कहेंगे आप कितनी बड़ी, जो सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है और जो मंजूरी मिली है, अब 49% स्टेक गवर्नमेंट का होगा। क्या ये 6-7 रुपए के शेयर पे, हालांकि कल मेरे ख्याल से पॉजिटिव काफ़ी तेज खुलना चाहिए, कहाँ पर एंट्री लें और क्या टारगेट हो सकते हैं सर यहाँ पर वोडाफोन पे? तो देखिए, कल इस शेयर में पागलपन होगा और ताज्जुब नहीं करना चाहिए कि कल और परसों के अंदर में ये शेयर 8.80 रुपए 9 रुपए के आसपास ट्रेड करने लगे। सबसे पहले एडवाइस लोगों को कि मान लीजिए 8.5 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो शेयर को चेज न करें, क्योंकि जितनी तेजी इस खबर पर हो सकती थी वो उस भाव में शामिल हो चुका है। अगर आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में उसके नीचे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपनी किस्मत को गाली न दें, बट ये कहें कि भाई आप चूक गए, लेकिन ऊपर चढ़ना नहीं। दूसरी चीज जो इस न्यूज से समझनी चाहिए वो ये है कि सरकार नहीं चाहती कि टेलीकॉम जैसे क्षेत्र में एक डुओपोली हो जाए, जहां पर एक तरफ रिलायंस समूह और दूसरे तरफ एयरटेल के पास में ये मार्केट चला जाए। वो एक तीसरी कंपनी को रखना चाहती है जो आइडिया या वोडाफोन रहे। बीएसएनएल भी अब जो भी उसे कामकाज करना है, मेरे ख्याल से कई सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स आएंगे जहां पर बीएसएनएल और वोडाफोन मिलकर काम करेंगे, क्योंकि एक बीएसएनएल सरकार की कंपनी है और दूसरे में हिस्सेदारी 49% की हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। और वोडाफोन ने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, अब उसका लाभ बीएसएनएल भी मेरे हिसाब से आगे जाकर इसका लाभ उठाए। सर, लेकिन अभी मान लीजिए, चले ठीक है, ये तो आपने कह दिया कि 8.5 के ऊपर जाए तो मत खरीदिएगा, भागम भाग नहीं करनी है। किस भाव तक खरीद सकते हैं, पहला सवाल, जो आपको लगता है कंफर्टेबल होगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि एकदम से मौजूदा भाव पे तो मिलेगा नहीं, किस भाव तक आप कंफर्टेबल होंगे खरीदने में, पहला सवाल। और दूसरा, आप इसका भाव जो है 6-8 महीने बाद कैसे देख रहे हैं, जब सरकार की इतनी बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर हो रही है, तो आप इसका साल भर में क्या भाव आप इमेजिन कर रहे हैं या आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? विपुल जी, मेरे ख्याल से 7.5 रुपए के आसपास ये शेयर में आप निवेश कर सकते हो। ये मैं कह रहा हूं कल के लिए। ठीक। अगर आप मेरे से ये पूछे कि 6 महीना 12 महीने में ये शेयर कहाँ रह सकता है, मेरा मानना ये रहेगा कि ये 8 और 10 रुपए के बीच में ट्रेड करता रहेगा। ये भी एक ऐसा शेयर है जिसमें अगर आप संख्या की बात करें, टॉप ट्रेडेड शेयर में आता है गिनती इसकी, लेकिन क्योंकि वैल्यू बहुत कम है, टोटल ट्रेडेड वैल्यू में ये शेयर की गिनती नहीं आती। तो ये एक इंटरेस्टिंग शेयर है जिसे लोग ट्रेड करते हैं और बड़ी मात्रा में इस शेयर को ट्रेड करते हैं। लेकिन ड्रामेटिक टर्न अराउंड इस कंपनी के फॉर्चून में कल से या 2 महीने में हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन अब इस कंपनी को एक नई लाइफ मिलेगी, इसकी बैलेंस शीट में सुधार आएगा और इसे जो अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना है उसे ये कंपनी कर सकेगी।
ठीक। सर ये शेयर क्या दोबारा आप 12-15 रुपए तक भी जा सकता है क्या सर? मतलब यहाँ से डबल भी हो सकता है क्या? सर होने को कुछ भी हो सकता है, जी। लेकिन ऐसी चीज को होने के लिए कुछ इवेंट्स भी चाहिए, कुछ नतीजे भी चाहिए, कुछ डेवलपमेंट भी चाहिए। फिलहाल ये जो अनाउंसमेंट है जी। वो आपको 6 रुपए 80 पैसे से 9 रुपए तक ले जाए, ये मेरा मानना है। ठीक सर। तो 7.5 तक मिले तो ले लीजिए, 8 से 10 के बीच तक जा सकता है। अब कल या परसों की बात नहीं, ये मतलब अभी कुछ दिनों में जाएगा ये, तो इस रेंज तक जा सकता है। लेकिन बड़ी मचाल के लिए और बड़े कुछ डेवलपमेंट्स कंपनी की तरफ से एक्शन प्लान आते हुए दिखाई देने चाहिए, ये अरुण सर का मानना है। चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और लेकर के आते हैं जनाब ऊर्जा क्षेत्र से 2-3 जुड़ी कंपनी पर फटाफट बात करना शुरू करते हैं। NHPC सर काफ़ी अच्छी चाल अब आती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी लोगों की पोजीशन यहाँ पर है। करंट लेवल पे अभी क्या करना चाहिए? 82 के आसपास और ख़रीद लें क्या, जिन लोगों ने 100 रुपये के आसपास ख़रीदा है? और ये कब दोबारा आपको 3 डिजिट में दिखाई देगा? 1 महीने में 13% तो चल चुका है, काफ़ी थकाया इसने, लेकिन अब दोबारा चाल आती हुई दिखाई दे रही है। सर अगर आप देखें तो शेयर 200 डे एवरेज पर लगभग पहुंच गया है। कल इंट्राडे उसको पार किया था, तो एक तरह से पॉजिटिव रुझान है। दूसरा ये कि समर के महीने शुरू हो गए हैं, जो ऊपर से जो बर्फ का पानी आता है उसका कंपनी को लाभ मिलेगा। हाइड्रो की जनरेशन अब शुरू हो जाती है, जिसका बेनिफिट ये तिमाही में कंपनी देखेगी। दूसरा, इसके जो कुछ प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे, मेरे ख्याल से सुहानश्री की इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब टेस्ट फायर होकर उत्पादन शुरू करेंगे, तो ये सबका लाभ इस क्वार्टर में मिलेगा। डबल डिजिट हो जाए, मेरे ख्याल से सभी लोग खुश होंगे वो देखकर। लेकिन ये कहा जा सकता है कि शेयर में एक अप ट्रेंड अब वापस शुरू हुआ है। एक पॉजिटिव न्यूज और है कि पिछला जो इसने गिरते हुए में जो हाई बनाया था, उसके पास अब ये शेयर करीब करीब पहुंच चुका है। अगर उस लेवल को ये क्रॉस करता है तो ये एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक ब्रेकआउट हो जाएगा। और ये जो लेवल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जी, ये लेवल था 8880, जो हाई इसने 9 दिसंबर को बनाया था। जी। तो 88-80 के ऊपर अगर शेयर चलता है तो इसमें एक ब्रेकआउट आने की संभावना हो जाती है। चलिए, तो 88 रुपये अभी खरीदें? अभी जिनके पास है वो क्या करें सर? और ख़रीदना हो तो खरीद सकते हैं क्या अभी, या 88 के ऊपर का वेट करें? सर जिनके पास है वो होल्ड करें, और जो खरीदना चाहते हैं वो जिस भाव में खरीदते हैं उससे 5-6% नीचे एक स्टॉप लॉस रखे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और जैसे जैसे दाम बढ़ता है शेयर का, जी। तो जितना बढ़ता है उसका 50% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बढ़ा ले। ठीक सर। चलिए, तो ये बात तो हो गई NHPC को लेकर के। इसी सेक्टर से 2 कंपनियां हैं, SJVN और सुज़लॉन। ये भी 100 रुपये से सस्ती कंपनियां हैं, और सुज़लॉन ने काफ़ी अच्छी चाल भी दिखाई है, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। अभी फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको सुज़लॉन का? 56-57 के आसपास, 59 के आसपास रुक रहा है बार बार जा कर के। आपकी टिप्पणी, और दूसरा PSU से ही SJVN पे टिप्पणी आपकी। सर सुज़लॉन भी एक, वो जो कहते हैं ना, हाई वॉल्यूम लो वैल्यू शेयर में आता है। लाखों करोड़ों शेयर का इसमें वॉल्यूम होता है, और लोगों ने इसमें जब राइट्स इश्यू आया था तो 5 रुपए के आसपास इसमें निवेश किया था। उसके बाद में अलग अलग लेवल्स पर लोगों ने एंट्री की, और सबसे ज़्यादा इसमें लोगों ने निवेश किया जब इसका भाव 60 और 80 रुपए के बीच में था। अब ये ऐसा कहा जा सकता है कि शेयर ने एक प्राइस टर्न अराउंड किया है, एक बॉटम बनाया है,
और अब ये 55 से 65 रुपए की रेंज में ये शेयर ट्रेड करने लगा है। जब तक ये इसी रेंज में रहता है, वॉलेटिलिटी वैसे देखें तो कुछ ज्यादा रह सकती है, लेकिन अगर ये 70 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तो इसके अंदर में एक अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तब तक एक तरह से एक रेंज बाउंड मूवमेंट शेयर में 55 और 65 के बीच में होता रहेगा। खरीद सकते हैं अभी सर? सर, इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। मैं बार बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करता हूं कि आपने कुछ सोच समझ कर लिया और वो गलत हो गया तो भी एक सीमित लॉस में आप शेयर से निकल जाते हैं, और ऐसा ना हो कि आप एक साल बाद जब इसी शेयर की बात करें तो आप ये कहें कि मैंने 50 में लिया था, अब 30 का भाव हो गया। चलिए, तो ये बात हो गई सुजलॉन। एसजेवीएन सर, पावर सेक्टर की एक और जो पीएसयू क्षेत्र की जुड़ी कंपनी। सर, एसजेवीएन का भी शेयर में एक अच्छा खासा रुझान पॉजिटिव बन रहा है, और जैसे समर आया है तो हाइड्रो पावर का जनरेशन बढ़ जाता है। ये भी शेयर में एक ऐसा लग रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है। 200 डे एवरेज 106 रुपए 107 रुपए पर है, वो कंपनी के लिए एक पहला रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन 91-92 से 104 105 होना संभव लगता है। 91-92 से 104-5 के टारगेट के लिए आप खरीद कर चल सकते हैं। ये है एसजेवीएन पर राय। इसके अलावा इस क्षेत्र में अभी जो कंपनियां बाकी रह गई हैं, मेरे जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसमें एक तो है जीएमआर एयरपोर्ट। ये भी 100 रुपये का सर एनएचपीसी जैसा हाल है इसका। इसने भी बहुत थकाया हुआ है। एयर ट्रैफिक बढ़ रहे हैं, लेकिन जीएमआर एयरपोर्ट पे कुछ नहीं हो रहा है। अभी 75 के आसपास चल रहा है। ये कब 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है सर आपको? एक महीने में 8-9% रिकवर हुआ ये भी। तो देखिए, ऐसा है कि कुछ सर्कल्स में बातचीत चल रही है जेवर एयरपोर्ट को लेकर, जो दिल्ली के पास नया एयरपोर्ट बन रहा है। उसमें कुछ डिले हुई हैं, और कुछ जो कहते हैं ना लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं, जहां पर जीएमआर का ये कहना है कि ये 150 किलोमीटर से कम दूरी पर है दिल्ली एयरपोर्ट से, तो दूसरा इसमें ऑपरेटर नहीं होना चाहिए। पता नहीं आगे जाकर फैसला क्या होगा, बट खुदा न खास्ता अगर जेवर एयरपोर्ट की हिस्सेदारी बिककर जीएमआर को मिल जाती है तो ये एक बड़ी न्यूज हो सकती है जीएमआर के लिए। कीप योर फिंगर्स क्रॉस। मैंने आपको ये बात नहीं की, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ आगे पीछे जाकर हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सर, इस तरह की अटकलें खबरें तो लगातार हैं ही, और आपने भी वही बात कर रहे हैं जो कि सर्कल में आप सुन रहे हैं और जिस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, तो बिल्कुल सही बात। तो क्या सर एक रिस्क लिया जा सकता है? फंडामेंटली क्या वीकनेस क्या लग रही है आपको? अगर हम पैसे लगाते हैं 75 रुपये के एक बार शेयर पे, तो क्या कोई बहुत बड़ा रिस्क लगता है क्या यहाँ पे? सर, रिस्क जो है, ये शेयर गिरकर 60 रुपए के आसपास आ सकता है। एक 20% का रिस्क है। 20% के नीचे इसका एक स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर वो ट्रिगर नहीं होता है तो आप इसको राइड कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है इसमें। मौजूदा 70 रुपए के आसपास के शेयर को आप ये समझिए 100 रुपए के आसपास पहुंच जाए, ऐसा। ठीक। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्की निवेश लेना चाह रहे हैं, तो जो आपको कंसर्न है वो भी बता दिए गए हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसको लेकर के काफ़ी सारी अटकलें चल रही हैं, उसके बारे में भी जानकारी मिल गई है। तो अपने जो है रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में सोचते हुए आप यहाँ पर पैसे लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहें, लेकिन किसी वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य ले लें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, अगली कंपनी पर आते हैं। प्रश्न तो क्या सर, उसमें है एनबीसीसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। ये भी एक पीएसयू कंपनी है।
₹100 से सस्ती कंपनी है। बाज़ार की गिरावट में यहाँ पर भी जो है हमने देखा कि दबाव आया है, 81-82 के आसपास अभी ट्रेड करती हुई, और एक महीने में ये भी 12% के आसपास की इसने भी रिकवरी दिखाई है। क्या सलाह रहेगी सर एनबीसीसी को लेकर के? 6 महीने पहले कंपनी ने एक बोनस इशू दिया था, जी। उसके कारण शेयर का भाव प्रोपोर्शनेट घटा और आपके उतने शेयर बढ़ चुके। अब ये शेयर अपने एवरेजेस के अंदर आकर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने की जो कहते हैं ना कारणवश खोज रहा है। मौजूदा स्तर से निकलकर इसके जो 200 डे एवरेज है वो है 91-92 रुपए पर, जो शेयर के लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब 10 रुपए ऊपर। अगर ये खुदा न खास्ता ये लेवल पार कर लेता है तो शेयर के लिए एक अपसाइड मूव तैयार होता है, बट ये 10 रुपए बढ़ने के लिए शेयर को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। शेयर में अब नेगेटिविटी नहीं है, शायद नतीजे जो आएंगे वो इसके लिए एक पॉजिटिव फील गुड फैक्टर जनरेट करे, जिसके कारण शेयर में मूवमेंट आ जाए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर एनबीसीसी को। सर मदरसन्स वायरिंग को लेकर के एक और शेयर है जिसपे कि काफ़ी सवाल भी रहते हैं। ₹50 के इर्द गिर्द का शेयर है। अगर आपको फंडामेंटल ठीक लग रहे हो यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? छोटे टिकट साइज़ का शेयर है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? तो देखिए, शेयर के फंडामेंटल इंटैक्ट है, सिर्फ 2 तारीख का इम्पैक्ट देखना बाकी है, रेसिप्रोकल टैरिफ में क्या होता है। जी। अगर उसमें मान लीजिए कोई नेगेटिविटी नहीं आई जी। तो ये शेयर में निवेश किया जा सकता है। जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, ये हाल ही में हाइव ऑफ की गई थी पेरेंट कंपनी से, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन एक निश प्लेयर होने के कारण ऐसी कंपनियों को कुछ वैल्यूएशन ज्यादा मिलती है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि HDFC की तरफ से यहाँ पर HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पर जो है बाय कॉल इनिशिएट की गई थी और ₹59 के टारगेट यहाँ पर दिए गए थे कुछ दिन पहले की। हालांकि ये रिपोर्ट है 15-20 दिन पुरानी, लेकिन ठीक है, यहाँ पर अच्छे टारगेट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। और जैसा कि सर ने भी बताया कि यहाँ पर 2 तारीख का वेट कर लें, और उसके वो अगर बाधा पार हो गई तो ये जो है फंडामेंटली और तमाम पैरामीटर्स पे बेहतर कंपनी है, पैसे यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो ये सर ऑलमोस्ट हम लोगों ने 10 शेयर पे बात कर ली। हालांकि अभी लिस्ट थोड़ी सी है, कुछ एक और बैंक थे जो मैं चाह रहा था डिस्कस करना, लेकिन समय मुझे बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा हो गया, आपको भी आपका भी समय काफ़ी ज़्यादा ले लिया गया। इन 10 में से सर मतलब अगर आपको 2-3 शेयर चुनने हों तो कोई ऐसे हैं जो आपको अच्छे लग रहे हों, या आपको लगता है कि यहाँ पर जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बेहतर है और यहाँ पे अभी इन छोटे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं, तो आने वाले समय में 6 महीने साल भर में ये लंबी छलांग लगा सकते हैं? विपुल जी, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है अलग अलग व्यूअर को अपने मन मुताबिक शेयर चुनने का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके पास वोडाफोन आइडिया, सुज़लॉन, ये सब शेयर हैं जहां पर हाई वॉल्यूम होता है। अगर आप जिसे कहते हैं कि इन्वेस्टर हैं जो 3-4 महीने 6 महीने वेट करना चाहे, तो जो पावर के क्षेत्र हैं NHPC, SJVN, उनमें आप निवेश कर सकते हो, जहां पर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके लिए डिफाइंड है। और अगर आप सिर्फ वैल्यू के हिसाब से लेना चाहते हो तो एक GMR एक अपॉर्चुनिटी है, जहां पर इवेंट बेस्ड आप खेल रहे हो। अगर वो इवेंट आपके फेवर में आता है तो आपको अच्छे पैसे बन सकते हैं। अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो ये हमारी लिस्ट जो है वो पूरी हुई 100 जो है 10-11 शेयरों की। अपने हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। कोशिश हमने की कि जहाँ आपके फंडामेंटल पर भी डिस्कशन हो जाए, अरुण सर के साथ कंपनी के चार्ट्स को भी डिस्कस कर लिया गया। आगे क्या संभावनाएं हैं, क्या रिस्क हैं, क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं, इस पर भी चर्चा की गई। तो आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।